नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका जीडीएस टू एमटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वीडियो नंबर 18 में। और आज हम तमिलनाडु सर्कल के 2022 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको अटेम्प्ट करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जो सदर्न स्टेट्स हैं हमारी, वहाँ थोड़ा जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो टफ रहता है, लेकिन अगर हम अच्छी तरह से पढ़कर जाएंगे तो आपको वो टफ नहीं लगेगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि जो मेरे ज़्यादातर सब्सक्राइबर हैं वो नॉर्दर्न इंडिया से ही हैं। तो अगर आपको जो एग्ज़ाम जो ये वाला पेपर थोड़ा टफ लगे तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आप चीज़ों को रिवाइज़ करिएगा थोड़ा सा तो ये आसान हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा एपीवाई के बारे में, जो अटल पेंशन योजना है उसके बारे में, उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में पूछा गया है कि कौन सा पर्सन है जो एपीवाई का अकाउंट खुलवा सकता है। तो वो होता है दोस्तों 18 से 40 तक एज लिमिट होती है। उसी हिसाब से जो ऑप्शन सी है यही हमारा आंसर है। दूसरा है कि कोई पर्सन रजिस्टर्ड पार्सल बुक करवाना चाहता है और उस पार्सल का जो वेट है वह 3420 ग्राम है, तो कितने पैसे लगेंगे उस पार्सल पर, ये पूछा गया है। इसको समझते हैं। अगर कोई पर्सन पार्सल बुक करवाना चाहता है जो जिसका वेट 3420 ग्राम है, उसके पहले 500 ग्राम के 19 रुपये लगेंगे और बाकी जितने भी 500 ग्राम होंगे, मीन्स 3 किलो, सॉरी 29 किलो 20 ग्राम के, वो लगेंगे 16 रुपये। क्योंकि अगर हम 500 500 के इसके टुकड़े करें तो 6 टुकड़े होंगे, तो 16 5 80 रुपये इसके लगेंगे। तो 19 प्लस 80, सॉरी 16 5 6 हैं, सॉरी दोस्तों, अच्छी तरह से समझाता हूँ आपको एक अच्छी एग्जाम्पल के साथ, और थोड़ा पिक्टोरियल करके समझाते हैं। तो जो पार्सल में पैसे लगते हैं वो 500 ग्राम के स्लॉट स्लॉट में लगते हैं। मीन्स पहले 500 ग्राम, फिर 500 ग्राम, फिर 500 ग्राम, फिर 500 ग्राम चार, फिर 500 ग्राम, 2500 ग्राम हो गया। एक 500 ग्राम इधर लिख देते हैं, 3000 ग्राम हो गया। और एक रह गया हमारा, बाकी कितना है 420 ग्राम। अभी इन सबको अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा 3420 ग्राम। ठीक है, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3420 ग्राम। पहले 500 रुपये के लगेंगे 19 रुपये, बाकी हर 500 ग्राम तक के लगेंगे 16 रुपये। 16 रुपये जहाँ, 16 रुपये जहाँ, 16 रुपये जहाँ पर, 16 जहाँ पर, 16 जहाँ पर। ठीक है, जो नेक्स्ट 420 बच गया इसमें भी 16 रुपये ही लगेंगे, चाहे 1 ग्राम बच जाए। ठीक है, वो पूरा 500 ग्राम को ही मानेगा। ठीक है, चाहे इसमें 1 ग्राम हो चाहे 2 ग्राम हो, लेकिन जो पैसे लगेंगे वो पूरे 500 ग्राम के ही लगेंगे। अब दोनों को जोड़ देंगे, 19 प्लस 1 2 3 4 5 6, 16 को 6 से गुणा करेंगे तो 96। उसके बाद 115 रुपये की पोस्टेज लगेगी। ठीक है, क्योंकि जहाँ पर रजिस्टर्ड पार्सल बोला गया है तो इस पर 17 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगेंगे। तो जो हमारा आंसर आएगा 132 रुपये। ठीक है, अभी यहाँ पर टैक्स का कोई बताया नहीं गया है कि इंक्लूसिव टैक्स या एक्सक्लूसिव टैक्स। और ये एग्ज़ाम पेपर भी 2022 का है, उस समय जीएसटी लगता नहीं था। उस हिसाब से 132 रुपये लगने थे और इस हिसाब से 132 हमारा आंसर है। अगर आपके एग्ज़ाम में टैक्स भी आता है तो 18% टैक्स इसमें ऐड कर कर आप बाकी का जो रकम है वो भी बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, फ्रैंकिंग मशीन हैज़
उसमें वैल्यू डाई भी होती है, लाइसेंस डाई भी होती है। तो ऑप्शन सी जो है बोथ ए एंड बी, ये हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, पीएम में पोस्टमैन ऐप के बारे में पूछा गया है। उसमें क्या क्या काम होता है। पहला तो डिलीवरी ऑफ अ स्पीड पोस्ट एंड रजिस्टर्ड आर्टिकल, ये बिल्कुल सही है। डिलीवरी ऑफ अ पार्सल एंड सीओडी आर्टिकल, ये भी सही है। डिलीवरी ऑफ अ मनी ऑर्डर, ये भी सही है। देखो कोई भी किसी भी तरह का आर्टिकल हो, वो पोस्टमैन ऐप जो है उसमें डिफरेंशिएट नहीं करता कि ये पार्सल है या सीओडी है या ईएमओ है या रजिस्टर्ड आर्टिकल है या स्पीड पोस्ट है। ठीक है। और अभी पहले तो लेटर बॉक्स के लिए नान्या था ऐप का इस्तेमाल होता था। फिलहाल अभी पीएमए ऐप में ही जो लेटर बॉक्स की लोकेशन है उसकी मार्किंग हो जाती है। तो इस हिसाब से वो ऑप्शन यहाँ पर है नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर 2022 का है। उसमें इसके लिए यहाँ पर यही ऑप्शन सही दिया गया था, क्योंकि उस समय जो लोकेशन लेटर बॉक्स के लिए नान्या था ऐप का इस्तेमाल होता था। लेकिन फिलहाल अभी होता है पीएमए में ही सारा काम हो जाता है। तो एक न्यू ऑप्शन मान लीजिए जिसमें लिखा ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो ऑप्शन है ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, आर्टिकल ट्रांसमिटेड बाय पोस्ट विच हैज देयर ओन or on the cover thereof any pictorial representation of a person who is a proclaimed offender or who has been convicted of an offence punishable under the chapter 6 of the Indian Penal Code will be। क्वेश्चन में ये बताया गया है कि मान लीजिए कोई पर्सन लेटर भेज रहा है और उसके ऊपर किसी ऐसे पर्सन की फोटो है जो कि बहुत बड़ा अपराधी है या आतंकवादी है। ठीक है। तो उस केस में हम उस लेटर को फॉरवर्ड नहीं करेंगे। अगर ऐसे अपराधी की फ़ोटो किसी लेटर पे, किसी मैगज़ीन पे या किसी पीरियोडिकल पर है, उसको हम आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे, उसको हम आरएलओ भेज देंगे। ऑप्शन नंबर सी है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है। जो दीन दयाल स्पर्श योजना है दोस्तों, दीन दयाल स्पर्श योजना, जिसमें जो हमारा डिपार्टमेंट है वो स्कॉलरशिप देता है बच्चों को, उसमें कौन सी क्लास से लेकर कौन सी क्लास तक के बच्चे जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो है छठी क्लास से लेकर 9वीं क्लास तक के बच्चे इस ऐसे राइटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डायरेक्ट पोस्ट के बारे में ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन ये है कि जो डायरेक्ट पोस्ट है उस पर कोई एड्रेस नहीं होता। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो डायरेक्ट पोस्ट होती है वो एक किस्म का पैम्पलेट होता है। पैम्पलेट जिसमें एडवर्टाइजमेंट दी रही होती है उसको बोलते हैं, और मिनिमम क्वांटिटी इसकी 1000 रहेगी। तो ये ऑप्शन भी सही है। क्योंकि दोनों ऑप्शन सही है तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा सही आंसर होगा। बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, हेड पोस्ट ऑफिस के बारे में इसमें पूछा गया है हमसे। पहले ऑप्शन में तो ये बताया गया है कि हेड पोस्ट ऑफिस ही मेन ऑफिस होता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरे में ये बताया गया है कि जो सब ऑफिस होते हैं या ब्रांच ऑफिस होते हैं, इनका जो सारा काम है वो हेड ऑफिस में ही जाकर मिल जाता है। तो दूसरा ऑप्शन भी सही है। दोनों ऑप्शन सही है। तो इस तरह से जो ऑप्शन सी है कि बोथ द स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर करेक्ट, यही हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, CEPT सेंटर फॉर एक्सेलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड इन नज़ाराबाद या जो भी इसको बोलते हैं। तो ये सही है। आपने मैसूर सुना होगा वैसे तो। देखिए मैसूर डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर नज़ाराबाद है। तो ये ऑप्शन सही है हमारा पहला। और देयर आर 6 पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर इन इंडिया, और ये भी सही है। 6 पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर है इंडिया में। तो
इस हिसाब से जो ऑप्शन सी होगा हमारा वो सही आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर। ये वैसे सेंटर नहीं है, एकेडमी है। एकेडमी सिचुएटेड इन गाजियाबाद। जो यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करते हैं वो लगते हैं आईपीओएस, इंडियन पोस्टल सर्विस। इस एग्ज़ाम के थ्रू ही जो हमारे सीपीएमजी है या आरपीएमजी है या सुप्रीडेंट सर है या डीजी है या सेक्रेटरी है, ये सारे इस एग्ज़ाम से ही आते हैं। जो आईपीओएस होते हैं वो 1-2 साल के लिए सुप्रीडेंट रहते हैं, बाद में वो आरपीएमजी या सीपीएमजी या डायरेक्टर बन जाते हैं। ठीक है, कम से कम पोस्ट उनकी सुप्रीडेंट रहती है। और इन सभी बड़े ऑफिसर की जहाँ पर ट्रेनिंग होती है उसके बारे में पूछा गया है, वो है राफ़ी अहमद किदवाई नेशनल पोस्टल एकेडमी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर आप भी इतने बड़े लेवल पर जाना चाहते हैं तो प्रमोशन के थ्रू वहाँ पर नहीं जाया जा सकता, इसके लिए आपको यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है, यूपीएससी सिविल सर्विस का, उसको देना पड़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कि सेकंड सीबीपीओ का पिन कोड क्या है। 2 सीबीपीओ है, फर्स्ट न्यू दिल्ली है, सेकंड है कोलकाता, जिसको 99 भी बोल देते हैं, वैसे उसका पूरा ट्रिप जो पिन कोड है वह 900099। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 कि एक लेटर है जिसका वजन जो है 25 ग्राम है, उसको डिपार्टमेंटल एनवलप के थ्रू भेजना है, तो उसको कैसे भेजा जा सकता है, ये क्वेश्चन है। पहला तो ये कि उसको भेजा ही नहीं जा सकता, क्योंकि 20 ग्राम तक ही लेटर को भेजा जा सकता है, ये गलत है। 2 किलोग्राम तक के लेटर को भेजा जा सकता है। ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है कि इसको प्राइवेट एनवलप में भेजना है, ये भी गलत है। तीसरा है कि इस पर 5 रुपए की और स्टैंप लगेगी, ये सही है। चौथा है इट शुड बी रजिस्टर्ड, ये ज़रूरी नहीं है। देखिए, अगर लेटर किसी पर्सन ने भेजना है तो हर 20 ग्राम के 5 रुपए लगते हैं। 20 ग्राम से वेट बढ़ जाएगा, मान जहाँ पर जैसे 25 है तो उसके कितने लगेंगे, 10 लगेंगे। 20 से 40 तक, 21 से 40 तक जितना ग्राम का वेट होगा उसके कितने लगेंगे, 10 लगेंगे। 41 से 60 तक कितने लगेंगे, 15 लगेंगे। 61 से 80 तक कितने लगेंगे, 20 लगेंगे। हर 20 ग्राम के ऊपर 5 रुपए जो है पोस्टेज वो बढ़ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहले तो ऑल लेटर्स एंड पार्सल शैल बियर द डेट्स इम्प्रेशन ऑफ एट लीस्ट 2 पोस्ट ऑफिसर्स, तो ये सही है। 2 पोस्ट ऑफिसर्स की कम से कम पोस्टेज स्टैंप होने, सॉरी जो डेट स्टैंप का इम्प्रेशन होना चाहिए। एक बुकिंग पोस्ट ऑफिस का, दूसरा डिलीवरी पोस्ट ऑफिस का। दूसरा ऑप्शन ये तो सही हो गया हमारा। दूसरा, द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेंडिंग अ फ्रेजाइल आर्टिकल बाय पोस्ट रेस्ट विद द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ये गलत है। डिपार्टमेंट कोई भी प्रिकॉशन नहीं लेता, चाहे आप कांच का सामान भेज दो चाहे मेटल का भेज दो, डिपार्टमेंट एक ही चैनल से भेजता है। अगर कांच का सामान टूट जाता है डिपार्टमेंट उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है। वो सभी चीज़ें जो कस्टमर की पैकिंग पे डिपेंड करती है, अगर तो उन्होंने पैकिंग अच्छी तरह से की है तो ठीक है, अदरवाइज वो टूट जाती है तो डिपार्टमेंट कोई भी कंपनसेशन उनको नहीं देगा। तो इस केस में दूसरी स्टेटमेंट वो गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि जहाँ पर बोला गया है कि दूसरी स्टेटमेंट गलत है और दूसरी स्टेटमेंट हमारी गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही ऑप्शन है।
तो यहाँ पर करेक्ट नहीं लिखना चाहिए था, बस चूज दी फॉलोइंग ऑप्शन ऐसा लिखना चाहिए था इनको। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर भी करेक्ट नहीं लिखना चाहिए। पहले है कि इन पोस्ट ऑफिस सेलिंग रेवेन्यू स्टैम्प, सेलिंग रेवेन्यू स्टैम्प, एक मिनट दोस्तों, ये मैं हर वीडियो में ही भूल जाता हूँ। सेलिंग रेवेन्यू स्टैम्प इशू बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैनॉट बी यूज फॉर पेमेंट ऑफ अ पोस्टेज। तो पहली बात तो सही है कि रेवेन्यू स्टैम्प को हम पोस्टेज स्टैम्प के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो पहली सही है। दूसरी बात कि पोस्टेज कैन बी मेड बाय अफिक्सिंग पोस्टल स्टैम्प और प्रॉपर इम्प्रेशन ऑफ अ फ्रैंकिंग मशीन, कि पोस्टेज पे करने के लिए जहाँ तो आप पोस्टेज स्टैंप लगा सकते हैं या फ्रैंकिंग मशीन का इम्प्रेशन लगा सकते हैं, दोनों बातें सही हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें से भी हमने स्टेटमेंट को चूज करना है। पहली स्टेटमेंट है पार्सल एंड फ्रैंक आर्टिकल शुड नॉट बी पोस्टेड इन ए लेटर बॉक्स। जी बिल्कुल सही है, पार्सल को और फ्रैंक आर्टिकल को लेटर बॉक्स में नहीं डालना चाहिए, इनको काउंटर पे देना होता है। और दूसरा ऑप्शन स्टैम्प अदर देन द पोस्टेज लाइक अ रेवेन्यू स्टैम्प अफिक्स ऑन अ पोस्टल आर्टिकल विल नॉट बी डिफेस्ड बाय पोस्ट ऑफिस। तो दूसरा भी सही है, क्योंकि हम सिर्फ पोस्टेज स्टैम्प को ही डिफेस करेंगे। ठीक है, इसको ही डिफेस कर सकता है पोस्ट ऑफिस, रेवेन्यू स्टैम्प को डिफेस नहीं कर सकता। तो दोनों ऑप्शन सही है, तो जो सी ऑप्शन है यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला है द रेट एंड कंडीशन ऑफ ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल आर द सेम एज द नॉर्मल क्लास ऑफ पोस्टल आर्टिकल। चाहे ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल हो चाहे नॉर्मल पोस्टल आर्टिकल हो, जो टैरिफ है, टैरिफ का मतलब होता है कि कितने पैसे लगेंगे किसी आर्टिकल को भेजने के लिए, वो दोनों ही केसेस में सेम रहेगा। इस हिसाब से वेट कर लो, इस हिसाब से जो हमारा पहला ऑप्शन है ये सही है। जो दूसरा है कि सर्विस स्टैम्प विल बी एक्सेप्टेड एज द पेमेंट ऑफ पोस्टेज ऑन अ सर्विस अनपेड आर्टिकल, तो दूसरा गलत है। ये हमने ये पढ़ा भी है क्लासेस को लगाते समय। तो सिर्फ स्टेटमेंट एक सही है, दूसरी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है, जिसमें ये बताया गया है कि जो स्टेटमेंट 2 है वो गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कि इन केस लॉस और डैमेज ऑफ द ईपीपी पार्सल कंपनसेशन इज पेड अप टू अ मैक्सिमम। यहाँ पर अगर किसी मेरे दोस्त को ईपीपी के बारे में पता हो तो प्लीज़ बताना, क्योंकि मैं पंजाब में हूँ जहाँ पर ये टर्म कभी इस्तेमाल हुई नहीं है और मैंने सिलेबस में भी ये टर्म को कभी सुना नहीं है। तो वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर इनलैंड कोई पोस्ट है, इनलैंड जैसे मान लीजिए रजिस्टर्ड पोस्ट है या स्पीड पोस्ट है या पार्सल है, जो सिर्फ इंडिया के लिए बुक है, विद इन इंडिया, है ना, उसका जो कंपनसेशन रहता है वो सिर्फ 100 रुपये रहता है। ठीक है, उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो कंपनसेशन रहता है वो 100 रुपये रहता है। ठीक है, तो उस हिसाब से तो ऑप्शन जो आना चाहिए वो ए आंसर आना चाहिए। लेकिन अगर ये इंटरनेशनल पार्सल हुआ तो इंटरनेशनल पार्सल में जो कंपनसेशन रहता है वो रहता है 4.50 SDR पर केजी। ठीक है, मैं एक बार हम देख भी लेते हैं, यहाँ पर मेल्स में, यहाँ पर इंटरनेशनल में, एयर पार्सल,
और सबसे नीचे आएंगे, ये देखिए कि 4.5 SDR पर केजी, जहाँ 40 SDR। और इसकी अपर लिमिट क्या होगी, 130 SDR। अगर साथ में पोस्टेज भी वापस करनी हो तो 1 SDR की कीमत 104 रुपये के करीब होती है। ये इंटरनेशनल पार्सल के लिए है, ठीक है। और अगर हम डोमेस्टिक पार्सल की बात करें, मेल्स डोमेस्टिक पार्सल, तो यहाँ पर कहीं पर भी वेबसाइट पर भी जिक्र नहीं है कंपनसेशन का। तो वैसे मैंने पढ़ा है कि 100 रुपये मैक्सिमम कंपनसेशन जो हेड ऑफ अ सर्कल है वो इशू कर सकता है, ठीक है। तो मैं जहाँ पर 100 ही आंसर लगा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 कि बुक नाउ पे लेटर स्कीम इज अवेलेबल फॉर स्पीड पोस्ट सर्विस फॉर कॉरपोरेट एंड कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर। पहली स्टेटमेंट सही है, इसके लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है और स्पीड पोस्ट में ही ये सर्विस अवेलेबल है। दूसरा है कि कैश ऑन डिलीवरी सर्विस ऑफ स्पीड पोस्ट सर्विस फॉर ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन सेलर, ये भी सही है। तो दोनों चीज़ें वैसे सही है, तो इस हिसाब से जो सी है वो हमारा आंसर होना चाहिए, ठीक है। अगर हम कैश ऑन डिलीवरी भी देखें, देखिए जो वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन दी गई है वो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी गई है, और आपने हर चीज़ के लिए वेबसाइट को ही प्रेफर करना है, ठीक है। ये रहा हमारा कैश ऑन डिलीवरी। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है टू मीट द रिक्वायरमेंट, इसके लिए भी डिपार्टमेंट के साथ एग्रीमेंट करना पड़ता है, और 50,000 इसकी लिमिट है। और ये BNPL के बारे में, दोनों चीज़ों साथ साथ में ही लिखी हुई है। चलिए इसको आप खुद पढ़ लेना। अभी है कि मैक्सिमम, क्वेश्चन नंबर 19 कि मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी इन्वेस्टेड इन दी KVP पत्र, किसान विकास पत्र, इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। तो जो डी है यही हमारा ऑप्शन है। और KVP की मेच्योरिटी कितने साल में होती है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। आप इसका आंसर कमेंट में देना, ठीक है। और सुविधा पॉलिसी किसको कहते हैं, सुविधा पॉलिसी, तो सुविधा पॉलिसी जो कहते हैं वो हम कहते हैं कन्वर्टेबल होल लाइफ इंश्योरेंस को, क्योंकि इसमें एक सुविधा मिलती है कस्टमर को कि वो एक समय के बाद इसको होल लाइफ इंश्योरेंस में कन्वर्ट करवा सकता है। सॉरी, 1 साल के बाद इसको इंडोमेंट इंश्योरेंस में कन्वर्ट करवा सकता है, ठीक है। ये सुविधा मिलती है, इसलिए इसे सुविधा पॉलिसी भी कहा जाता है। अगर वेबसाइट पर आपने इसको देखना है, होम पर आइए, होम के बाद इंश्योरेंस पर जाइए, उसके बाद आप PLI पर जाइए। PLI में जो दूसरी पॉलिसी है कन्वर्टेबल होल लाइफ इंश्योरेंस, इसके ब्रैकेट में ही लिखा है, देखिए सुविधा। और ये देखिए इसको, ये हाईलाइट किया, इसको 5 साल के बाद और 6 साल से पहले इंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्योंकि ये सुविधा मिलती है इसीलिए हम इसको सुविधा पॉलिसी भी कहते हैं। और PPF अकाउंट को कितने से, PPF अकाउंट, फंड अकाउंट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर हाउ मेनी ईयर आफ्टर मेच्योरिटी, 5 साल के लिए उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन इस यहाँ पर अगर देखना हो, PPF के अकाउंट में हम जाएंगे, देखिए सभी जो क्वेश्चन है यहाँ से ही आते हैं। और यहाँ पर होगा मेच्योरिटी में, ये रहा,
कैन बी एक्सटेंडेड हिज हर अकाउंट फर्दर ब्लॉक ऑफ 5 year एंड सो ऑन विद इन 1 year ऑफ मेच्योरिटी, है ना। तो मेच्योरिटी के 1 साल के अंदर अंदर 5 साल के लिए फर्दर उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। आपने पढ़ते समय जल्दबाजी नहीं करनी है कि एक दिन में ही मैंने सारा सिलेबस खत्म करना है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट छूट जाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर ट्रिप के बारे में बात की गई है, यहाँ पर एक सेक्शन के बारे में बात की गई है, और एक कीवर्ड है इन ट्रिप और दूसरा कीवर्ड है आउट ट्रिप। मैं आपको समझा देता हूँ। ये एक स्टेशन है, ठीक है। स्टेशन मतलब कि रेलवे स्टेशन। और यही क्या है, हेडक्वार्टर भी है। और ये है रेलवे लाइन। अभी इस रेलवे लाइन पर जो रेलगाड़ी चलती है ना, उसमें एक डिब्बा ऐसा होगा जिसमें हमारी डाक जाती होगी, जिसको हम बोलते हैं सेक्शन। अगर ये सेक्शन हेडक्वार्टर की तरफ जाता है उसको बोलते हैं इन ट्रिप। अगर ये हेडक्वार्टर से दूसरी तरफ जाता है तो उसको बोलते हैं आउट ट्रिप। यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन ट्रिप किसको बोलते हैं, आउट ट्रिप किसको बोलते हैं। अभी आप पहला ऑप्शन पढ़िए, द ट्रिप फ्रॉम द हेडक्वार्टर ऑफ द सेट टू इट्स आउट स्टेशन। देखिए, फ्रॉम द हेडक्वार्टर टू आउटर स्टेशन, तो इसको तो आउट ट्रिप बोलते हैं, इन ट्रिप नहीं बोलते। तो पहली गलत है, क्योंकि ये हेडक्वार्टर से दूर जा रहा है। अगर हेडक्वार्टर की तरफ जाएगा तो इन ट्रिप, अगर हेडक्वार्टर से दूर जाएगा तो आउट ट्रिप। और जहां पर उल्ट लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है, जहां पर बोला गया है कि हेडक्वार्टर से दूर जा रहा है तो उसको इन ट्रिप बोलते हैं। अगर हेड दूसरे ऑप्शन में लिखा गया कि हेडक्वार्टर के तरफ जा रहा है तो आउट ट्रिप बोलते हैं। इसलिए जो दोनों ऑप्शन है जो गलत है, और जो डी स्टेटमेंट है वो हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 कि फेस्ड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ लेटर मेल, जिसको अच्छी तरह से बांध कर उस पर हमने चेक स्लिप लगा दी है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लेबल्ड बंडल। क्योंकि उस पर हमने लेबल लगा दिया है इसलिए उसको हम लेबल बंडल बोलते हैं। अभी इस 24 नंबर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर होते हैं, अगर वो कहीं किसी समय लेट हो जाएं तो किस ऑफिस में उनको एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो उनको आरएमएस में भी एक्सेप्ट किया जा सकता है, पीएसओ में भी और नाइट पोस्ट ऑफिस में भी। तो ऑप्शन नंबर डी जो सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 कि कौन सा ऐसा ऑफिस है जो रीजनल लैंग्वेज को, जैसे बांग्ला या उड़ीसा उड़ीसी या गुजराती या पंजाबी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है, क्योंकि और स्टेट में उस लैंग्वेज को पढ़ने में दिक्कत होगी। उसको बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन सेंटर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 आरएलओ की फुल फॉर्म क्या है, रिटर्न लेटर ऑफिस। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 अनयूजुअल बैग कौन से है, अनयूजुअल बैग जो हर रोज नहीं बनते। स्पेशल बैग अनयूजुअल बैग है, बिल्कुल है। कैंप बैग है, बिल्कुल है। अभी थोड़ा सिनेरियो बदल गया है, अभी पार्सल बैग अनयूजुअल बैग में नहीं आते, लेकिन जैसा हमने पढ़ा है उसमें पार्सल बैग अनयूजुअल बैग ही है, तो इसीलिए हमारे लिए ये भी अनयूजुअल बैग ही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 फर्स्ट क्लास मेल में क्या आता है, लेटर भी फर्स्ट क्लास मेल है, लेटर कार्ड भी और पोस्ट कार्ड भी। सो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 जहाँ पर पहले तो हमें पोस्ट ऑफिस की गाइड की क्लॉज पूछी गई है, उस क्लॉज में क्या बताया गया है ये पूछा गया है, ठीक है।
हमने सही मिलान करना है जैसे हम छोटी क्लासेस में करते थे। चलो मैं मानकर चलता हूँ कि आपने सिर्फ 1 से 15 तक ही क्लासेस याद की है, तो भी आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। हम पहले 14 नंबर क्लॉस देखते हैं उसमें क्या है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं कि आपने अगर कम भी पढ़ा होगा तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। जहां पर हम 14 नंबर क्लॉस का मान लीजिए, जैसे मैंने बोला 14 नंबर क्लॉस है, ये देखिए फिक्शियस स्टैम्प के बारे में है 14 नंबर क्लॉस। यहां पर हम आते हैं और फिक्शियस स्टैम्प कहाँ पर है 4, सो जे 4 R से मिलान हो गया। अभी हम क्वेश्चन में देखते हैं, सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जहां पर 4 का R से मिलान है, तो बाकी सारे ऑप्शन गलत हो गए, तो हमारा जी ऑप्शन सही हो गया। कहने का तात्पर्य सिंपल इतना सा है, अगर थोड़ा भी पढ़ा हो वो काम आ जाता है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए वैसे तो सारा कुछ पढ़ने की, लेकिन छोड़िए मत चीजों को, बीच में मत छोड़िए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा पोस्टल सर्विस बोर्ड के बारे में। पोस्टल सर्विस बोर्ड के मेंबर्स का नाम पूछा है, वैसे पूछते नहीं है लेकिन पूछा है तो क्या कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि आपने लेटेस्ट नाम कहाँ से पढ़ने हैं, क्योंकि अभी तो ये चेंज हो गए होंगे, है ना, तो इसको हम छोड़ देते हैं। मैं आपको ये वैसे बता देता हूँ कि कहाँ से देखने हैं। पोस्ट ऑफिस की जो हमारी वेबसाइट है, जहाँ पर आ जाना है, अबाउट अस आ जाना है, और पोस्टल सर्विस बोर्ड के हेड में आ जाना है। यहाँ पर देखिए जो सभी मेंबर्स के नाम यहाँ पर आ चुके हैं, जो आप जहाँ से जो उनके नेम है, जो नए पर्सन है उनके यहाँ से याद करके जा सकते हैं, ताकि जो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो ये था दोस्तों तमिलनाडु सर्कल का हमारा क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।